Hello everyone, welcome to the channel Enlightening World. Today we are going to do the poem Photograph, that is of class 11th. The poem The Photograph is a beautiful and emotional poem जहाँ internal state of nature मतलब जो natural processes हैं हमारे को मोमेंटरली स्टेट ऑफ ह्यूमंस यानी कि जो ह्यूमंस का टेम्पररी नेचर है उसको नेचर के परमानेंट हमारे जो नेचर है वो परमानेंट है, जो भी नेचर में हो रहा है वो सब परमानेंट है, तो उस परमानेंट चीज़ को ह्यूमन स्टेट के मोमेंटरी स्टेट से दैट इज़ टेम्पररी उसके साथ कंपेयर किया गया है। ये पोएम थोड़ी सी डीप है एंड हिडन मीनिंग्स आर ऑल्सो देयर विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। इमोशनल इसलिए है क्योंकि पोएट अपनी मदर को याद कर रही है थ्रू हर मेमोरीज जो अब उनके साथ नहीं है। दैट मीन्स हर मदर इज डेड नाउ। एंड ये पोम उनकी मदर के लिए एक ट्रिब्यूट की तरह से उन्होंने लिखी है। द पोएट ऑफ दिस पोम इज शर्ली टॉल्सन जो कि एक हाईली इनोवेटिव ब्रिटिश राइटर है। शर्ली ने इस पोम को 3 स्टेजेस में डिस्क्राइब किया है जो पैसेज ऑफ टाइम को डिपिक्ट करते हैं। टू अंडरस्टैंड दीज स्टेजेस लेट्स मूव ऑन टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोम। आई विल रीड द पोम फर्स्ट एंड देन explain it pairwise. A photograph by Shirley Tolson. The cardboard shows me how it was when the 2 girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she the big girl, some 12 years or so. All 3 stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet face, my mother's. That was before I was born. And the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. Some 20-30 years later, she'd laugh at the snapshot. See Betty and Dolly, she'd say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past. Mine is her laughter. Both worry with the labored ease of loss. Now, she's been dead nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance, there's nothing to say at all. Its silence silences. Now, let's move on to the explanation part. In stanza 1, the cardboard means the photograph here, an old photograph of poet's mother, as in that picture is pasted on a cardboard. उसको एक cardboard पे paste किया है, फोटोग्राफ को एक कार्डबोर्ड पे पेस्ट किया है, दैट्स व्हाई वी आर रेफरिंग इट एज कार्डबोर्ड। इस फोटो को देखकर पोएट अपनी मदर की चाइल्डहुड मेमोरीज को रिकॉल करती है। नाउ लेट्स सी व्हाट्स देयर इन दैट फोटोग्राफ। ये फोटोग्राफ पोएट की मदर के चाइल्डहुड की है जब वह अपनी 2 कज़न्स के साथ एक सी बीच वेकेशन पर जाती है। ये दोनों कज़न्स पोएट की मदर से छोटी हैं, दे आर यंगर, एंड दे बोथ वर होल्डिंग द हैंड ऑफ पोएट्स मदर। She the big girl, as I have told you that she is the eldest. Poet की जो mother है वो eldest sister है, and her age was 12 years around. Why I said around? क्योंकि ये confirm नहीं है कि वो 12 साल की ही है या 12 years उनकी confirmed age नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है 12 years in so कुछ लगभग 12 साल की है उनकी उम्र। तीनों गर्ल्स पेडलिंग के लिए गई हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेडलिंग? पेडलिंग मीन्स वॉकिंग थ्रू शैलो वाटर इन बेयर फीट। हम जब बीच पे जाते हैं और किनारे पे जब हम सैंड के ऊपर चलते हैं और वेव्स हमारे पैरों पर आती रहती हैं, बेयर फुट वी मूव, दैट इज पेडलिंग। पोएट ने अपनी मदर और उनकी कज़न की जो पोजीशन है फोटोग्राफ में उसको भी एक्सप्लेन किया है दैट हर मदर इज़ इन मिडल एंड उनके दोनों तरफ उनकी कज़न्स जो है वो खड़ी हैं। इससे ये भी पता चल रहा है कि पोएट की मदर काफ़ी खुश थी अपनी चाइल्डहुड में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। सो फर्स्ट लाइन ये बताती है कि पोएट की मदर एंड उनकी 2 कज़न्स एक पोज में खड़ी हैं टू गेट देयर पिक्चर क्लिक्ड एंड दे ऑल आर स्माइलिंग थ्रू देयर हेयर। इस लाइन से हम ये समझ सकते हैं कि बीच पर काफ़ी तेज़ हवा चल रही होगी, एज इन द वेदर वॉज विंडी एंड देयर हेयर वॉज फ्लाइंग ओवर देयर स्माइलिंग फेसेस। ये एक्सप्रेशन हैप्पीनेस एंड एन्जॉयमेंट को डिपिक्ट करते हैं। It is clearly mentioned that their uncle is clicking their picture.
Now here poet is saying a sweet face. किसका फेस पोएट मेंशन कर रहा है यहाँ? उनकी मदर का फेस, जो कि चाइल्डहुड टाइम पर काफ़ी स्वीट था एंड चेयरफुल था, एंड तब पोएट का जन्म नहीं हुआ था. यहाँ लिखा है देन बिफोर आई वॉज बॉर्न. सो शी वॉज एक्सप्लेनिंग द टाइम व्हेन शी वॉज नॉट बॉर्न. वो उनके मदर के चाइल्डहुड को एक्सप्लेन कर रही हैं. उस टाइम से, पास्ट से मतलब अब तक काफ़ी कुछ बदल चुका था. Her mother grew up and now she was dead, and poet के पास सिर्फ उनकी memories बची हैं. Now the last two lines of the para are really important. And the sea which appears to have changed less washed their terribly transient feet. ये लाइन बहुत important है. पोएट यहाँ सोच रही है कि जब सब बदल गया है, यहाँ पर सब बदल चुका है, लेकिन वो जो सी उस फोटोग्राफ में है वो अभी भी प्रेजेंट है, उसी तरह से फ्लो कर रही है. वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट. यहाँ ट्रांजिएंट का मतलब है टेम्पररी और लास्टिंग ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम. सो उनके जो फीट है या फिर फुटप्रिंट्स थे, दे आर ट्रांजिएंट. जब तक वो वहाँ खड़े थे तब तक वो फुटप्रिंट्स हैं. Then sea has watched them. So it is a contrast here between nature that is immortal, जो कभी मरता नहीं है, that is always natural, always there, and human nature that is mortal. That means एक ना एक दिन they have to die. So sea जो कि nature का part है, बस वही unchanged है, बाकी सब बदल गया है. As वी ऑल आर मॉर्टल, जो चीज़ें बदल चुकी हैं वो मॉर्टल हैं एंड ट्रांजिएंट हैं. दैट मीन्स ह्यूमन नेचर इज ट्रांजिएंट. सो इन द बिगिनिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दिस कॉन्ट्रास्ट कि नेचर की चीज़ों को, नेचर के जो परमानेंट नेचर है उसको कंपेयर किया गया है ह्यूमन के टेम्प्ररी पार्ट से. जो ह्यूमन लाइफ है वो एक टेम्प्ररी है और जो नेचर के प्रोसेसेस हैं दे आर परमानेंट. सो ये कॉन्ट्रास्ट यहाँ दो लाइंस में बहुत अच्छे से पोएट ने एक्सप्लेन किया है. इन नेक्स्ट पैराग्राफ पोएट उस फोटोग्राफ के टाइम से 20-30 ईयर्स आगे की बात करती हैं, जब उनकी मदर प्रेजेंट थी यानी कि अलाइव थी. 20-30 ईयर्स आफ्टर दैट पिक वॉज क्लिक्ड, मतलब जब वो पिक खींची गई जिस टाइम पर, अब उससे आगे 20-30 साल बाद की बात हो रही है. पोएट की मदर इस पिक्चर को देखकर स्माइल करती हैं एंड एक्साइटेड होकर अपने बच्चों से शेयर करती हैं दैट सी बेटी एंड डॉली, सी हाउ दे हैव ड्रेस्ड अप फॉर द बीच. वो कहती हैं कि देखो बेटी और डॉली, जो कि उनके मदर के कज़न्स के नाम हैं, वो अपने बच्चों को बताती हैं और ये भी बताती हैं कि देखो कितनी फ़नी तरह से वो ड्रेस्ड अप है. तो वो उस चीज़ को देखकर हंस रही हैं और काफ़ी चेयरफुल फील कर रही हैं. सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट and for me her laughter. Now this line is very very important. यहाँ पर इस लाइन का मतलब है कि पोएट की मदर के लिए अब वो हॉलीडे टाइम पास्ट बन चुका था, उनकी लाइफ चेंज हो चुकी थी. दैट स्वीटनेस वॉज नॉट देयर एनी मोर. पोएट के लिए उसकी मदर की वो खुशी, वो लाफ्टर एक पास्ट बन चुकी है, एज अब उनकी मदर उनके साथ नहीं है. Both worry with the labored ease of loss. Labored here means achieved after lot of hard work with great effort. जो आपको बहुत ही effort के बाद कोई चीज़ मिलती है. Ease का मतलब है comfortable or to get something easily. पोएट रिकॉल करती है कैसे उनकी मदर उस पिक को देखकर खुश हुई, बट वो खुशी एकदम सैडनेस में बदल गई. As her mother thought that past time will never come back. ऐसा अक्सर होता है जब हम बड़े हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, उतना इन्जॉय नहीं कर पाते. सेम फीलिंग पोएट की मदर के मन में आई एंड शी बिकेम लिटिल सैड. ये था पोएट की मदर का लॉस. यहाँ पे दोनों अपने लॉस को डिस्क्राइब कर रही हैं. तो ये पोएट की मदर का लॉस था कि अब वो उस चाइल्डहुड को वापस नहीं ला सकती. पोएट फील्स नॉस्टैल्जिक मतलब उदास हो जाती हैं, सैड हो गई क्योंकि उन्होंने ये सब लॉस्ट कर दिया है. पोएट ने क्या लॉस्ट किया है? उनकी मदर एंड उनका लाफ्टर. पोएट के लिए जो लॉस की यहाँ पर बात हो रही है वो ये है कि अब वो अपनी मम्मा की वो हंसी नहीं देख सकती. उन्होंने जो लॉस किया है वो उनकी मदर और उनकी वो खुशी है जो उसको वो इन्जॉय कर रही थी जब उनकी मदर उनको वो फोटोग्राफ दिखा रही थी. दोनों ही अपने लॉस को लेकर परेशान है. लेबर्ड ईज मतलब आसान. अब लेबर्ड ईज एक तरह का ऑक्सीमोरॉन है जो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी. इट्स अ फिगर ऑफ स्पीच. जब हम दो
कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ों को साथ में यूज़ करते हैं। लेबर्ड का मतलब होता है काफ़ी एफर्ट से मिलना कोई चीज़, और ईज़ का मतलब काफ़ी ईजीली। लेबर्ड ईज़ यहाँ पे क्या मतलब है, आसानी से वो चीज़ उनके हाथ से चली गई जो उन्हें काफ़ी एफर्ट से मिली थी। मतलब अपनी मदर को, हमारी मदर जो उसको उनकी मदर की खुशी मिली थी इतने एफर्ट से, इतनी इतने टाइम बाद उन्होंने अपनी मम्मा को खुश देखा था, वो अब उनके हाथ में नहीं है और वो उनके हाथ से बहुत ईजिली चली गई है। इन द लास्ट पैरा, दैट इज़ द नेक्स्ट वन, पोएट रिकॉल करती है कि अब उनकी मदर की डेथ को काफ़ी साल हो गए हैं। पोएट्स हार्ट इज़ टोटली फिल्ड विद ग्रीफ एंड पेन। ग्रीफ मतलब काफ़ी दुख और दर्द से भर जाता है, बट उस पेन को एक्सप्रेस करने के लिए अब उनके पास वर्ड्स नहीं बचे। वो टोटली अपनी मदर की मेमोरीज में खो जाती हैं और एक अलग सा साइलेंस फील करने लगती हैं। शी इज स्पीचलेस एट दिस मोमेंट। इट साइलेंसेस मीन्स पोएट का साइलेंस आसपास की सराउंडिंग्स को भी साइलेंट कर देता है। पोएट की इस सिचुएशन में कोई भी कुछ भी बोल नहीं पाता। सो दिस इज द पोम ऑल अबाउट. Let's understand the poetic device used in this poem. Number one is alliteration. Alliteration क्या होता है? It is a repetition of the initial letter. जब हमारा first letter repeat हो रहा हो. For example, stood still to smile, silence, silences. यहाँ पर S जो letter है वो repeat हो रहा है दोनों phrases में. Number two is transferred epithet. Now, what is transferred epithet? ये भी एक तरह की poetic device है. It is a description used for a character or event, but is used to describe a different situation. For example, basically क्या है ये? It is a description used for a character. Transferred epithet को हम एक character की description के लिए use करते हैं, but किसी और situation में अब हम उसको use कर रहे हैं, जब एक character को ना use करके किसी और चीज़ के लिए use करें, that is transferred epithet. For example, ट्रांजिएंट फीट, अभी हमने पढ़ा था ट्रांजिएंट फीट, ये क्या चीज़ है? यहाँ पर ट्रांसफर्ड एपिथेट यूज हुआ है. इट रेफर्स टू ह्यूमन फीट, बट इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द लैक ऑफ परमानेंस इन ह्यूमन लाइफ. अब हालांकि ये फीट के लिए यूज हो रहा है, टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, बट साथ में हम इससे बहुत डीप मीनिंग जानने के हम जान पाए थे, दैट इज द लैक ऑफ परमानेंस इन द ह्यूमन लाइफ, कि ह्यूमन लाइफ परमानेंट नहीं है. नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज ऑक्सीमोरॉन. जैसे मैंने बताया, वर्ड्स डिपिक्टिंग ऑपोजिट मीनिंग एंड आइडियाज आर जॉइंड टू क्रिएट एन इफेक्ट. ग्रेट डिफिकल्टी ग्रेट कैसे हो सकती है? सो जब ये साथ में हम यूज करते हैं तो इट्स एन ऑक्सीमोरॉन. लेबर्ड ईज, आई जस्ट एक्सप्लेन, सो दैट्स वाई इट्स एन ऑक्सीमोरॉन. लास्ट इज पर्सोनिफिकेशन. To give human quality to a non-living thing. जब आप किसी non-living thing को humanly qualities देते हो. For example, it silences. यहाँ पर silence को personified किया गया है. कैसे? Silence को एक human की तरह treat करके ये बोला जा रहा है कि उसने भी बाकी सारी surroundings को silence कर दिया. Silences. तो यहाँ पर silence ने further surroundings को silence कर दिया. So that's all about the poetic devices. So that's all about the poem A Photograph. So now, if you want to refer to the question answers, if you want to know more about the theme and poetic devices, please click on the link given in the description box. And if you have any questions, do write in the comment section given below. Stay tuned for the next video.